100 दिनों में दुनिया ने यूक्रेन से आई एक बढ़कर एक गम, गुस्से, तबाही और बर्बादी की खौफनाक तस्वीरें देखी है। आलम यह है कि यूक्रेन के जिस भी शहर में गोलीबारी की आवाज थमती है, वहां मातम मनाते लोगों की दिल दहला देने वाली चीखों की गूंज सुनाई देने लगती है। अब तक के 100 दिनों के यूक्रेन युद्ध में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की उन तस्वीरों को देखिए, जिन्हें देखकर आप भी के उठेंगे कि ये शहर नहीं, कब्रिस्तान है। यूक्रेन जंग के 100 दिन, तबाही की तस्वीरें, मातम का मंजर। टूटे आशियाने, बर्बाद जिंदगानी, यूक्रेन के कब्रिस्तान। यूक्रेन जंग के 100 दिन की दिल दहला देने वाली हकीकत का खौफनाक सच बस यही है कि 100 दिन पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगानी का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में फैली चारों तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह शहर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। तबाही की पहली तस्वीर, मारियुपोल। आज हम आपको यूक्रेन जंग की उन खौफनाक तस्वीरों को दिखाएंगे जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। ऐसे ही एक खौफनाक हकीकत का गवाह बना था यूक्रेन के मारियुपोल शहर का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट। ये वही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये लोग रूस की उस इन्वेस्टिगेटिव कमेटी के मेंबर हैं जो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक लंबे वक्त तक कैसे यूक्रेन की अज़ोव बटालियन ने यहाँ छिपकर उनका मुकाबला किया था, जो कि जंग के शुरुआती दिनों से ही मारियुपोल शहर रूस के निशाने पर था। लिहाजा रूसी फौज के हमलों का कहर अज़ोवस्ताल प्लांट पर भी बरसा था। फिलहाल ये प्लांट एक खंडहर से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि इस स्टील प्लांट के नीचे करीब 2500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। लिहाजा उसी का फायदा उठाकर अज़ोव बटालियन के लड़ाकों ने करीब 3 महीने तक रूस की सेना का मुकाबला किया। जमीन पर बिखरी गोलियों के खोखे इस बात की गवाही देते हैं कि स्टील प्लांट में किस कदर भीषण जंग हुई होगी। अज़ोवस्ताल में अग्निवर्षा। रूस अज़ोवस्ताल शहर को तबाह करने के बाद स्टील प्लांट पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था। 3 महीने की जंग के बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे अज़ोव बटालियन के लड़ाकों का गोला बारूद खत्म हुआ तो उन्होंने रूस के सामने सरेंडर किया। लेकिन उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर करने के लिए रूस की सेना ने जो तरीका अख्तियार किया था, उस तबाही की तस्वीरें देखकर दुनिया सहम गई थी। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा था कि अज़ोवस्ताल प्लांट पर अग्नि वर्षा हो रही है, लेकिन जैसे ही इन चिंगारियों ने जमीन को छुआ तो इनकी खौफनाक हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ गई। दरअसल अज़ोव बटालियन के लड़ाकों से सरेंडर करवाने के लिए रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट कॉम्प्लेक्स पर MZ-21 रॉकेट दागे। MZ-21 एक रॉकेट नुमा हथियार है जिसके अंदर कई छोटे छोटे मगर बेहद खतरनाक बम होते हैं। MZ-21 हवा में फटता है और उसके बाद आग बरसती चिंगारियां जमीन पर गिरती हैं और इन चिंगारियों की जद में आने वाली हर चीज जलकर राख हो जाती है। अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट उस मारियुपोल शहर में था जो रूस के लिए एक रणनीतिक और सामरिक अहमियत रखता है। लिहाजा मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए रूस ने भीषण हमला बोला था। रूस के हमले में शहर का 90% से ज्यादा हिस्सा मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया। शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें इस भयानक जंग में ध्वस्त हो गई। दावा है कि शहर पर कब्जे के बाद जब पुतिन की सेना ने
जंग में तबाह हुई इमारतों से मलबा हटाने का काम शुरू किया तो उन्हें एक रिहायशी इमारत के बेसमेंट में 200 से ज्यादा शव पड़े मिले, लेकिन रूस के सैनिक उन शवों को वहीं छोड़कर चले गए। मारियुपोल में मातम। मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे वफादार और सबसे खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को भी जंग में उतार दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर यहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। उन्होंने शहर के लोगों पर ऐसा कहर बरपाया जिन्हें याद कर लोग आज भी कांप उठते हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि रूसी सेना ने मारियुपोल में जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया और वहां रहने वालों को मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। यही नहीं, यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि 3 महीने तक चली भीषण जंग के दौरान मारियुपोल में कम से कम 22,000 नागरिक मारे गए। 16 मार्च 2022 की तारीख को दुनिया कैसे भूल सकती है, जब मारियुपोल से एक ऐसी खबर बाहर आई जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी थी। दरअसल यूक्रेन रूस युद्ध के बीच मारियुपोल के डोनेट्स्क एकेडमिक रीजनल ड्रामा थिएटर पर 16 मार्च को रूस ने एक हवाई हमला किया। इस हमले में शहर के 600 नागरिक मारे गए थे। करीब 1200 लोगों ने रूसी हमलों से बचने के लिए इस थिएटर में शरण ली हुई। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के हवाई हमलों से बच्चों को बचाने के लिए थिएटर के बाहर पेंट से चिल्ड्रन लिखा हुआ, लेकिन बावजूद इसके रूस ने इस थिएटर पर हवाई हमला कर इसे एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। तबाही की दूसरी तस्वीर, बुचा। यूक्रेन की राजधानी कीव जंग के पहले दिन से ही रूस के निशाने पर थी और बुचा शहर कीव से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा ये शहर रूस की सेना के कहर का शिकार बन गया। कीव की तबाही रूस का टारगेट था और यूक्रेन में नरसंहार की शुरुआत बुचा से हुई। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा में रूस की सेना ने बर्बरता की सारी हदें तोड़ दी थी। बुचा में बर्बरता। यूक्रेन के बुचा शहर में रूस की सेना ने ऐसी तबाही मचाई थी जिसकी तस्वीरें देखकर लोग आज भी कांप उठते हैं। बुचा शहर से रूस की सेना के जाने के बाद शहर में चारों तरफ फैली लाशों की तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। रूस की सेना के बुचा शहर से खदेड़ दिए जाने के बाद शहर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें बाहर आई थी। एक हंसता खेलता शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका था। शहर में जगह जगह फैली लाशों के हाथ पैर बंधे थे, जो रूस की सेना की हैवानियत की खौफनाक हकीकत बयां कर रही थी। खासकर महिलाओं की लाशें देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उन्हें यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया है। रूसी सेना करीब 1 महीने तक इस शहर में डेरा डाले हुए थे। बुचा के मेयर के मुताबिक रूसी सैनिकों ने शहर के 400 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। सोशल मीडिया पर बुचा नरसंहार की कई तस्वीरें वायरल हो गई थी। बुचा में हुए कत्लेआम के लिए यूक्रेन ने रूस की सेना के कमांडर अजादबेक ओमुरबेकोव पर आरोप लगाया था। अजादबेक ओमुरबेकोव को दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइंस में बुचर ऑफ बुचा कहा गया था। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा शहर में रूस के खूंखार चेचन सैनिकों ने ऐसा कोहराम मचाया था कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई थी। बुचा नरसंहार की तस्वीरें सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो रूस पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि रूसी सेना महज 40 दिनों के अंदर बुचा शहर को कब्रिस्तान में बदल चुकी है। रूसी सेना के बुचा से जाने के बाद जब ज़ेलेंस्की बुचा आए तो शहर में फैली लाशों को देखकर वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। रूस ने यूक्रेन के बुचा नरसंहार के आरोप को उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करार दिया था। तबाही की तीसरी तस्वीर, खार्किव। कीव और मारियुपोल की ही तरह यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव में
जंग के शुरुआती दौर से ही रूस की सेना के टारगेट पर था। रूस की सेना 100 दिन से खार्किव के किले को भेदने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो इसे भेदने में नाकाम रही है। लेकिन 100 दिन की जंग ने इलाके का नक्शा बिगाड़ के रख दिया है। यहाँ भी यूक्रेन के दूसरे शहरों की तरह ही चारों तरफ तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। खार्किव में बर्बादी। खार्किव भी रूस की मिसाइलों के टारगेट पर है। रूस की सेना और सैकड़ों तोपें खार्किव शहर पर बर्बादी का बारूद बरसा रही हैं। आलम यह है कि यूक्रेन का ये खूबसूरत और दूसरा सबसे बड़ा शहर आज जंग की वजह से खंडहर नजर आता है। 3 महीने की जंग के बाद रूस की सेना खार्किव के 30% इलाके पर कब्जा कर चुकी है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि वो रूस के कब्जे से यूक्रेन के हर शहर को आजाद करवाएंगे। 30 मई को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अचानक खार्किव के वॉरफ्रंट पर नजर आए। उनका मकसद खार्किव में रूस की सेना का मुकाबला कर रही यूक्रेन की फौज का हौसला बढ़ाना था। जंग की ये तस्वीरें भी यूक्रेन के खार्किव इलाके से सामने आई हैं। इस वीडियो को यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक वीडियो में दिख रही गोलाबारी दरअसल उनकी सेना का रूसी सेना के हमले का जवाब है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने खार्किव में यूक्रेनी फौज पर हमला किया था, लेकिन उनके सैनिकों ने स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों की मदद से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके अलावा यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस का आरोप है कि रूस की सेना ने खार्किव शहर पर क्लस्टर बम बरसाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने रूस की सेना के हमले के बाद का वीडियो भी जारी किया। जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी, यूक्रेन के अलग अलग शहरों के कब्रिस्तान बनने की तस्वीरें यूं ही सामने आकर पूरी दुनिया को डराती रहेंगी। और अब आपको बताते हैं कि जैविक हथियार आखिर क्या होते हैं। वो हथियार होते हैं जिसमें जहरीली गैस या जहरीली पदार्थ से हमला किया जाता है और ये इंसानों की त्वचा, आंखों और सांस की नली और फेफड़ों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो इंसानों में इंफेक्शन फैलाने में बेहद कारगर होते हैं। बायोलॉजिकल वेपन बिना धमाके के किसी देश को तबाह कर सकते हैं और ये लोगों को अपंग कर सकते हैं या उनकी जान भी ले सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल कमांडर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक भी घायल। ग्रेनेड हमले के बाद शोपियां में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 मजदूरों पर ग्रेनेड से किया गया हमला, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कश्मीर में सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल एनएसए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ अहम बैठक की। खबर है कि उन्होंने आतंक फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भरोसा दिया है कि घाटी में सेना और पुलिस पूरी तरह चौकस है। कश्मीरी पंडितों से जुड़े एक संगठन ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसके जरिए वहां की सरकार से ये मांग की गई है कि वो सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दे। कश्मीर के मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कश्मीर में हाल ही में हुई हत्या की घटनाओं के विरोध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में प्रदर्शन किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कश्मीर में टारगेट किलिंग पर दुख जताया। सीएम नीतीश कुमार ने कश्मीर में मारे गए मजदूर के परिवार को मदद करने का भरोसा दिया है। कश्मीर के बड़गाम में मारे गए बिहार के मजदूर का शव उनके पैतृक गांव लाया गया। परिवार वालों ने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। टारगेट किलिंग पर सरकार का सख्त संदेश। बड़े स्तर पर होगी अमरनाथ की यात्रा। 2.5 लाख लोगों ने अमरनाथ यात्रा के लिए कराया है रजिस्ट्रेशन। कानपुर हिंसा मामले में 3 केस दर्ज किए गए हैं। 2 एफआईआर में हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हयात जफर हाशमी जफर फैंस क्लब का अध्यक्ष है। उसी ने पोस्टर जारी कर 5 जून को बाजार बंद कराने का आह्वान किया था। पहले एफआईआर में हयात जफर हाशमी समेत 36 लोग आरोपी बनाए गए हैं, जबकि दूसरे एफआईआर में हयात जफर हाशमी समेत 19 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी एफआईआर में 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। तीसरी एफआईआर में हजारों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, जबकि एक पीड़ित पक्ष की तरफ से दर्ज की गई है। कुल इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसमें 2 एफआईआर में हयात मुख्य आरोपी है। हालांकि वो कहां है, उसको लेकर किस तरीके से पुलिस कदम आगे बढ़ा रही है, उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल उस एफआईआर की कॉपी आप देखिए, जो कि एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया के पास है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह कहा है कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ जितने भी उपद्रवी हैं और उस उपद्रव के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान वहाँ जो उपलब्ध वीडियो है उसके जरिए कराया जा रहा है। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं, तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा, सभी नियमों का पालन करते हुए।